घुसपैठियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। असम में कई ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां आबादी से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा आवेदन रोहिंग्या घुसपैठियों के है। घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए हेमंत सरकार ने सख्त फैसला लिया है। आखिर वो क्या फैसला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इस रास्ते से घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ऐसे कई मामले भी सामने आ रहे हैं जिसने असम सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बॉर्डर पर अलर्ट पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है, लेकिन पिछले कई सालों से घुसपैठिए भारत में दाखिल होते रहे हैं। इतना ही नहीं, ये घुसपैठिए अवैध तरीके से आधार, पैन और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करा रहे हैं। तो कल हमने निर्णय लिया कि इसलिए असम में एनआरसी बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश में एनआरसी हो, कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने जिससे कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय है, इसका डिफरेंस हम लोग कर सकता हूं। असम में कई ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां आबादी से ज्यादा लोगों ने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा आवेदन रोहिंग्या घुसपैठियों का है। घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए हेमंत सरकार ने सख्त फैसला ले लिया है। तो जिन लोगों का एनआरसी में नाम है, इस तरह के लोग भी आधार से वंचित है, उनको तो कीजिए। रहा एनआरसी में जिन लोगों का नाम नहीं है, तो 19 लाख लोगों का तो रिजेक्शन स्लिप क्यों नहीं दिलाते सीएम साहब? अब आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी आवेदन की रसीद भी दिखानी होगी। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक एनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका आधार कार्ड बन पाना नामुमकिन हो जाएगा। हेमंत सरकार के इस फैसले से जहां असम के नागरिकों को लाभ होगा, वहीं घुसपैठियों की टेंशन बढ़ गई है। में जो डिसीजन हुआ है, अगर कोई नया आदमी आधार कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसका वेरिफिकेशन बहुत जोरदार से होगा और इंटरनल सिक्योरिटी का दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मॉडल जो डिसीजन डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने लिया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। घुसपैठियों पर नकेल कसी जाने लगी तो विपक्ष की बौखलाहट जायज है, क्योंकि विपक्ष पर तुष्टीकरण के साथ साथ मुस्लिम घुसपैठियों की वकालत करने का आरोप लगता रहा है। कांग्रेस को असम सरकार का ये फैसला कुछ रास नहीं आ रहा है। असम की जनता जो है ना, अब हेमंत विश्व शर्मा जी की एनआरसी करने जा रही है। चुनाव नजदीक हैं, असम की जनता इस बार हेमंत विश्व शर्मा की अच्छी वाली एनआरसी करेगी। देश में घुसपैठियों का मुद्दा काफी गंभीर है। देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घुसपैठियों पर नकेल कसा जाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात सीरिया की करते हैं। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। असद के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में अमेरिका, तुर्की और इजराइल ने एक साथ धावा बोल दिया, जिसके बाद ईरान ने तुर्की और अमेरिका को चेतावनी भी दी। माना यह जा रहा है कि इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है वो और भड़क सकती है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बदलेगा सीरिया का नक्शा, 3 देशों का क्या फैसला? ईरानी प्रॉक्सी का अंत, बॉर्डर पर कौन से संगठन? विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी, वो इजराइल की निशाने पर आ चुकी है। इजराइल सीरिया पर 2 तरफ से वार कर रहा है। नेतन्याहू की वायुसेना एक सीरिया के कुछ इलाकों पर आसमान से बारूदी बारिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बफर जोन से सीरिया में दाखिल हो रहे आईडीएफ के टैंक गोली आग उगल रहे हैं। सीरिया में हालात ये हैं कि पिछले 3 दिन में आईडीएफ ने सीरिया पर 500 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 80% हथियारों को नष्ट कर दिया गया। इनमें 15 फाइटर जेट भी शामिल है।
इजराइल ने रुहैयल एयरबेस पर अटैक कर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। वहीं सीरियन नेवी को भी नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें एडवांस वेपनरी सिस्टम खाक हो गया। खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। सीरिया पर इजरायली हमले से बौखलाए ईरान के सुप्रीम लीडर ने लाउड एंड क्लियर मैसेज अब दे दिया है। अयतुल्ला अली खामेनी ने कहा कि सीरिया के एक पड़ोसी देश ने पूरी चाल चली है। इसी देश का हाथ सीरिया में हुए बदलावों के पीछे है, लेकिन इस देश की कमान अमेरिका और यहूदियों के हाथ में है। हमारे पास ठोस सबूत है जो इस साजिश के शक का पर्दा हटा देते हैं। जिस पड़ोसी देश की तरफ खामेनी ने इशारा किया वो एक तुर्की है, जिसके राष्ट्रपति एर्दोगन को सीरिया में हुए तख्तापलट और आने वाले समय में उस मुल्क के बदलने वाले भूगोल का आर्किटेक्ट माना जा रहा है। दुनिया भर के सामरिक हलकों में कहा जा रहा है कि हयात अल तहरीर शाम को दोबारा संगठित और हथियार बंद करने के पीछे तुर्की का हाथ है। सीरियाई सरकार पर हमले से पहले एसटीएस को तुर्की से समर्थित इस्लामिक स्टेट का साथ मिला और कुर्दों पर दबाव बनाकर कुर्बानी के इर्द गिर्द एर्दोगन ने एसटीएस के लिए सेफ जोन बनाया। माना जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति लंबे समय से कुर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए सीरिया में अपनी पसंद की सरकार चाहते थे और एसटीएस ने ये मौका उनको दिया, लेकिन असल खिलाड़ी निकले नेतन्याहू, जिन्होंने अराजकता और अस्थिरता के बीच मिले कुछ घंटों में इजराइल के दुश्मनों को ऐसा जोर का झटका दिया जिससे उभरने में ईरान और हिजबुल्लाह को शायद सालों का वक्त लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीरिया में विद्रोही गुट एचटीएस के लोग अब बाकी बचे इलाकों में भी कब्जा जमाना शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि इसकी वजह से अब रूसी सैनिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वे सीरिया छोड़ अब भागने को मजबूर हो चुके हैं। इतना कि नहीं, रूस ने अपने सैन्य बेस को भी अब खाली करना शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि विद्रोही गुट के लोग असद के निशानियों को मिटाने पर तुले हुए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। एचटीएस विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। बशर अल असद रूस में शरण ले चुके हैं। लेकिन इन सभी के बीच सीरिया में फंसकर रह गई है रूसी सेना। वो रूसी सेना जिसने पूरी कोशिश की कि सीरिया में तख्ता पलट ना हो, हमले किए, एयर स्ट्राइक की, लेकिन अब रूसी सेना के पैर उखड़ चुके हैं। वो सीरिया छोड़कर भागने को मजबूर हैं। रूस लंबे समय से बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा था। यहाँ तक कि रूसी सेना ने यहाँ पर बेस भी बनाए थे। अब जब सीरिया का कंट्रोल विद्रोहियों के हाथ में आ चुका है, तो ऐसे में रूस के हवाई और नौसैनिक अड्डों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में रूसी सेना के पास सीरिया छोड़ने के अलावा कोई और चारा बचा नहीं है। रूसी सेना को सीरिया छोड़ने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। एचटीएस ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया है, जिसके बाद असद सरकार का राज खत्म हो चुका है। रूस जो कि करीब एक दशक से इन विद्रोहियों से लड़ रहा था, तो अब विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरिया छोड़ रहे हैं। जिस सीरिया में कभी असद खानदान का बोलबाला होता था, आज वहां उनके परिवार का कोई नहीं बचा। देश में जगह जगह पर बशर और उनके पिता की निशानियों को मिटाया जा रहा है। विद्रोहियों ने बशर असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति पर गोलीबारी की और उसे ढा दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल है। असद परिवार के 54 साल का किला महज 11 दिनों में ढह गया। वो विद्रोह जो सीरिया में 2011 में शुरू हुआ था, उसे असद सरकार ने कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में तब्दील होता चला गया और 13 साल के इस संघर्ष के अंतिम 11 दिनों के भीतर ही सीरिया में तख्ता पलट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।